हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में आप लोग के लिए इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इस पर वीडियोस अपलोड करी हैं, अगर आपने नहीं देखी है जरूर से देख लीजिएगा। चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है, काफी अच्छे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। आज की वीडियो में भी ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, शुरू करने से पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्लानिंग कमीशन ऑफ द इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग मीन्स। भारत की योजना आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस माध्यम से की गई थी। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस, कैबिनेट रेजोल्यूशन। यहाँ पर क्या कह रहा है, जो योजना आयोग है उसकी एस्टैब्लिशमेंट जो थी या फिर जो उसको स्थापित किया गया था किसके माध्यम से किया गया था। अब तो जो प्लानिंग कमीशन है उसका नाम बदल करके आपका नीति आयोग किया जा चुका है, लेकिन जब ये स्टार्टिंग में प्लानिंग कमीशन बना था तो कैसे बना था, किसने बनाया था, तो ये कैबिनेट रेजोल्यूशन यानी कि कैबिनेट का प्रस्ताव रखा गया था, उसके माध्यम से की गई थी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बस इसके बारे में देख लेते हैं कि योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के कैबिनेट के प्रस्ताव द्वारा की गई थी और जवाहरलाल नेहरू योजना आयोग के पहले अध्यक्ष थे। उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करने के लिए योजनाएं तैयार करना इनकी जिम्मेदारी थी। और अब क्या है, इसको बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है। तो नीति आयोग जो है उसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो नीति आयोग है उसकी स्थापना कब की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। If the demand and supply of a commodity increase by an equal absolute amount, what will be the effect on market price? यदि किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति में समान निरपेक्ष मात्रा में वृद्धि होती है, यानी कि मांग और आपूर्ति में दोनों ही इक्वली क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, तो बाजार मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन स्टेबल, फर्स्ट डिक्रीज देन इंक्रीज। तो यहाँ पर दोनों ही चीजें समान उसमें बढ़ रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि रिमेन स्टेबल रहेगा, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं आएंगे। तो एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली। इनके में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, यानी कि इसमें से कौन सा टैक्स है जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। वेल्थ टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है, कॉर्पोरेशन टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है। तो कौन सा टैक्स है जो आपके सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, वो हो जाता है आपका एंटरटेनमेंट, यानी कि जो मनोरंजन कर होता है वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट लगाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक नीति के साधन होते हैं। बैंक रेट पॉलिसी है, रिजर्व रेशियो रिक्वायरमेंट्स है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, ऑल द अबव। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, कौन बनाता है मौद्रिक नीति, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई है, उसके द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर उसके क्या इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो वैसे तो दो तरह के होते हैं इसके, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों तरह के रहते हैं। यहाँ पर जो कह रहा है तो यहाँ पर अलग अलग नहीं पूछा है, कंबाइंड ही आपको दे रखा है। तो कौन से हो जाते हैं, ये तीनों ही रहेंगे। बैंक रेट पॉलिसी भी होती है, रिजर्व रेशियो भी है और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी भी है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखिए बताया भी है कि मौद्रिक नीति के प्रमुख साधन जो है नगद आरक्षित अनुपात, जिसे कि आप CRR बोलते हैं शॉर्ट में, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो SLR बोलते हैं, फुल फॉर्म भी ध्यान में रखिएगा। बैंक रेट होती है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, RRR जिसे कहा जाता है, और साथ ही में ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं। ये मेन माने जाते हैं इंस्ट्रूमेंट जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पॉलिसी दैट अकॉर्ड्स टू एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। उस नीति का नाम बताइए जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों के निर्णयों के अनुरूप है। मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, लेबर मार्केट पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें उस नीति का बारे में बताना है या वो पॉलिसी बतानी है जो कि जो गवर्नमेंट होती है, सरकार की यहाँ पर बात की जा रही है, उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं और जो टैक्सेशन के लिए पॉलिसीज डिसाइड करती है उसके लिए होती है या उसके अनुरूप होती है। तो कौन सी नीति होती है, उसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी जो होती है वो आपका रिजर्व बैंक RBI बनाता है, लेकिन जो फिस्कल पॉलिसी होती है वो सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। यहाँ पर एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। अब इसमें क्या क्या चीजें शामिल की जाती हैं, तो इसमें अगर हम बात करें तो बेसिकली आपकी एक्सपेंडिचर किस तरह से गवर्नमेंट कर रही है, क्या टैक्सेशन की पॉलिसीज होंगी, तो सरकार के जितने भी इनकम है, एक्सपेंडिचर है, या फिर जो टैक्सेशन की पॉलिसीज हैं, या गवर्नमेंट किस तरह से लोन ले रही है, ऋण लेती है,
वो सारी चीजें आती हैं, बजट आता है, ये सब कुछ इसमें शामिल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Which among the following doesn't come under the monetary policy for regulating the economy? निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था को विनियमित करने के लिए मौद्रिक नीति के अंतर्गत नहीं आता है? डिस्काउंट रेट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, रिजर्व रिक्वायरमेंट, ओपन मार्केट ऑपरेशन। क्या नहीं आता है मॉनेटरी पॉलिसी में? तो ये जो आप देख रहे हैं वो क्या है, वो आपके इंस्ट्रूमेंट ही है। कौन सा नहीं होता? जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है यानी कि सरकारी खर्च है वो उसका हिस्सा नहीं है, बाकी ये तीनों ही उसके इंस्ट्रूमेंट्स में, उपकरणों में आती है। तो एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर बताया भी हुआ है कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग की क्या मीनिंग होती है, कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिफर्स टू द मनी स्पेंड बाय द गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑन द एक्विजिशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सच एज एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल प्रोटेक्शन, डिफेंस, etc. इट डजंट कम अंडर मॉनेटरी पॉलिसी। ये सारी चीजें मॉनेटरी नीति के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये सरकार जो है ये आपका फिस्कल पॉलिसी में आती है मेनली, जो सरकार द्वारा सरकार की एक्सपेंडिचर होते, पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार कर रही है, उसके पे आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। Which of the following is not a measure to control inflation adopted by the government or RBI? इनके में से कौन सा सरकार या RBI द्वारा अपनाई गई मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है? मौद्रिक नीति है, राजकोषीय नीति है, वित्तीय समावेशन है, मूल्य नियंत्रण है। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है वो मौद्रिक मुद्रास्फीति जो होती है, इन्फ्लेशन जो होता है, जब क्या होता है इन्फ्लेशन में क्या रहेगा कि जो मनी होती है उसकी परचेजिंग और बहुत कम हो जाती है, प्राइसेस बहुत हाई हो जाते हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो वहां पर उसको कंट्रोल करने के लिए यूज नहीं किया जाता आरबीआई के द्वारा। तो यहाँ पर कौन सी पॉलिसी हो जाती है, वो आपकी हो जाती है फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी कि वित्तीय समावेशन जो है वो नहीं अपनाया जाता। बाकी ये तीनों ही क्या है, जो गवर्नमेंट या फिर आरबीआई, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई अपनाएगा, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, तो ये दोनों ही, और प्राइस कंट्रोल भी इसी के माध्यम से करा जाता है। यहाँ पर फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं आएगा, बाकी तीनों ही आएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए कि वित्तीय समावेशन क्या होता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इज नॉट ए डायरेक्ट मेजर टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी कि डायरेक्टली ये जो है मुद्रास्फीति से रिलेटेड नहीं है वित्तीय समावेशन। मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स एडजस्टिंग इंटरेस्ट रेट एंड मनी सप्लाई विद फिस्कल पॉलिसी, व्हाइल फिस्कल पॉलिसी इंक्लूड्स गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन स्ट्रेटेजी। यहाँ पे क्या बता रहा है कि जो मौद्रिक नीति होती है वो इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करने में, मनी के सप्लाई में, इन सब में काम आती है। और जो फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति होती है, उससे गवर्नमेंट क्या करती है कि उसे किस तरह से खर्चा करना है, व्यय करना है, और कैसे जो टैक्स लगा रहे हैं उसकी स्ट्रेटेजीज, रणनीतियां बनानी है, उससे आएगा। और प्राइस कंट्रोल क्या है, रिफर्स टू सेटिंग प्राइस लिमिट्स ऑन गुड्स टू मैनेज इन्फ्लेशन, कि किस तरह से हम जो गुड्स हैं उनके मूल्य या प्राइसेस हैं उनको रखा जाए जिससे कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। फाइनेंशियल इंक्लूजन एम टू प्रोवाइड एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज which can support economic growth but doesn't directly address inflation control। तो यहाँ पर ये जो आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन है क्या होता है, इसका मेनली एम होता है फाइनेंशियल सर्विसेज को एक्सेस प्रोवाइड करवाना, जो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करती है, डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है इन्फ्लेशन कंट्रोल से, वो इकोनॉमिक ग्रोथ में ज्यादा यूज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In India, which among the following decided the saving bank rate? भारत में निम्नलिखित में से कौन बचत बैंक दर तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, बैंक themselves, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कॉमर्शियल बैंक। तो आप सभी को पता है कि जो सेविंग बैंक रेट है यानी कि बचत बैंक दर क्या जो होती है वो कौन डिसाइड करता है? जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो सेविंग बैंक रेट होती है, बचत बैंक दर है, वो कौन डिसाइड कर रहा है? इसका आंसर जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति हमेशा जीवन यापन की लागत को कम करती है, जीवन स्तर को कम करती है, उत्पादन की कीमत कम करती है, रुपए की क्रय शक्ति को कम करती है। ऑलवेज रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ लिविंग, रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रिड्यूस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ रूपी। तो अभी मैंने आप लोग को बताया इन्फ्लेशन में क्या होता है, जो मनी होती है उसकी परचेजिंग पावर क्या होती है वो रिड्यूस हो जाती है। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द फ्लिप्स कर्व, अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट व्हेन। फ्लिप्स वर्ग जो है उसके अनुसार बेरोजगारी प्राकृतिक दर पर वापस आ जाएगी जब नॉमिनल वेजेस आर इक्वल टू एक्सपेक्टेड वेजेस,
जो नाम मात्र मजदूरी होती है वो अपेक्षित मजदूरी के जब बराबर आ जाती है। रियल वेजेस आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल, वार्षिक मजदूरी लंबे समय तक संतुलन स्तर पर वापस आ जाती है। नॉमिनल वेजेस आर ग्रोइंग फास्टर देन इन्फ्लेशन, नाममात्र मजदूरी मुद्रास्फीति की तुलना में तेजी से बढ़ रही है। इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेजेस, मुद्रास्फीति नाममात्र मजदूरी की वृद्धि से अधिक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन कह रहा है कि जो कि फिलिप्स वर्ग के अनुसार है कि बेरोजगारी जो है वो प्राकृतिक दर पर वापस आ जाती है जब वार्षिक मजदूरी जो होती है लंबे समय तक संतुलन स्तर पर वापस आएगी, यानी कि जो रियल वेजेस आर बैक एट लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज द एग्जैक्ट रिवर्स ऑफ इन्फ्लेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत होता है? रिसेशन, स्टैग्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नन ऑफ द अबव। कहने का क्या मतलब है? जो इन्फ्लेशन के एग्जैक्ट रिवर्स क्या होता है, मतलब अपोजिट क्या होता है? इन्फ्लेशन में क्या होता है? परचेजिंग पावर कम हो जाती है, प्राइसेस हाई हो जाते हैं। इसके अगेंस्ट में क्या हो जाता है? वो आपकी डिफ्लेशन हो जाता है, अपस्फीति होती है। इसमें परचेजिंग पावर क्या होती है? बढ़ जाती है, प्राइसेस नीचे गिर जाते हैं, महंगाई की बहुत ज्यादा कम होकर मंदी किस पे चली जाती है, तो आपका डिफ्लेशन हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिक्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड स्टैग्फ्लेशन इज कॉल्ड डैश, मुद्रास्फीति और गतिरोध के मिश्रण को डैश कहा जाता है। मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, अवमूल्यन मुद्रास्फीति मंदी, मुद्रास्फीति जनित मंदी। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो इन्फ्लेशन और स्टैग्फ्लेशन है उसकी मिक्स जो सिचुएशन आती है उसको क्या कहते हैं? वो आपकी स्टैग्फ्लेशन कहलाती है, मुद्रास्फीति जनित मंदी कहलाती है। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट और अच्छे क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आगे भी वीडियोस में मैं लेकर के आऊंगी, लेकिन इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।